हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, समकालीन विश्व की राजनीति। आज का तीसरा जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें हम रूस के विघटन की बात करेंगे कि जैसे सोवियत संघ खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ। तो देखते हैं, यहां से शुरुआत होगी। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसमें 3 एग्जांपल लेना चाहेंगे। एक आयशा जो कि बगदाद के रहने वाले थी, जावू जो कि डरबन के रहने वाले थे, आंद्रे जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। आयशा बगदाद के एक शहर में रहती थी, जो बहुत ही टैलेंटेड थी। वो अपने स्कूल में टॉप करती थी। उन्हें डॉक्टर बनना था, लेकिन अमेरिकी वर्चस्व के कारण, वहां पर अमेरिकी सेना के होने के कारण किसी भी प्रकार की वहां पर एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से वो अपने टारगेट को पाने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद जाबू जो कि डरबन के रहने वाले थे, वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। उनके पापा चाहते थे कि वो उनकी मदद करे, आर्थिक मदद करे, बट वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे। यहाँ भी सेम चीज थी, अमेरिकी वर्चस्व के कारण वो ये नहीं कर पाए। फिर आंद्रे जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलियन अप्रवासी थे, वो मतलब बाहर से आए थे और ऑस्ट्रेलिया में रहे थे। वो चर्च जाते थे तो नीली पैंट पहन के जाते थे। इससे उन्हें स्वतंत्रता का थोड़ी स्वतंत्रता जैसी फील आती थी। मतलब वो अमेरिका के कब्जे में थे, तो उन्हें नीली जीन्स पहनने से स्वतंत्रता की फील आती थी और अमेरिका ये मना करता था। तो वो ही ये करना चाह रहे थे। तो इन तीनों की कहानी से हमें कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ चुका था। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि अमेरिका का कैसा वर्चस्व रहा, किस प्रकार ये बढ़ा और क्या हुआ। ज्यादातर हम संयुक्त राज्य अमेरिका ना कह के अमेरिका कहेंगे, क्योंकि अमेरिका शब्द से ही सब समझ में आ जाता है कि उसका कैसा वर्चस्व रहा। इसमें हम देखेंगे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। जैसे ही गणराज्य खत्म हुआ सोवियत संघ, तो उसके बाद एक नई व्यवस्था हुई। क्या हुई वो व्यवस्था कि अमेरिका का वर्चस्व होने लगा। 1991 से अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि एक ही सुपर पावर बची थी। इस वजह से इसका वर्चस्व बढ़ने लगा और वो अपनी वर्चस्वकारी ताकतों से पूरे वर्ल्ड को चलाना चाहता था। फिर इसके बाद अमेरिका की जो वर्चस्व की प्रक्रिया है, वो सिर्फ 1991 तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद भी उसका वर्चस्व बढ़ा। कैसे? 1991 में बगदाद जो कुवैत एक शहर था, उस पर इराक का कब्जा था। अब अमेरिका चाहता था कि उस पर हमारा कब्जा रहे, तो अमेरिका ने उससे बात करी, लेकिन नहीं सुलझा मैटर, तो उसने हमला कर दिया इराक के ऊपर। अब ये हमला सिर्फ एक देश का नहीं था, इस हमले में 35 देश शामिल थे, लेकिन ज्यादातर जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। तो इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और इसके सेना प्रमुख जो थे अमेरिका की साइड से, वो थे नॉर्मन श्वार्ज़कोप। 1990 में ये युद्ध हुआ, इराक पर हमला हुआ। इराक के राष्ट्रपति उस टाइम में थे सद्दाम हुसैन। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि ये 100 जंगों की एक जंग है। वो बहुत दावा कर रहे थे कि हम जीत के बताएंगे। इस युद्ध का टेलीविजन पर टेलीकास्ट भी हुआ। मींस ये युद्ध वीडियो वॉर की तरह दिखाया, मतलब वीडियो वॉर गेम की तरह दिखाया गया। लेकिन सब देखना चाहते थे कि इराक कैसे हराएगा, लेकिन इराक तुरंत हार गया, क्योंकि अमेरिका की सैन्य शक्ति बहुत पावरफुल थी। तो इससे ये साबित हो गया कि अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल है बाकी देशों के कंपैरिजन। इसमें 35 देश शामिल थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। 75% सैनिक अमेरिका के थे। इसके बाद इसमें अमेरिका ने स्मार्ट बमों का उपयोग किया था, इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, और इसी प्रणाली को उन्होंने नाम दिया था नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। मतलब जिस प्रकार से अमेरिका जिस भी कंट्रीज को अपने अंडर में करना चाहती कर लेगी। ठीक है, तो ये युद्ध समझ में इस चीज के बारे में समझ में आया। अमेरिका में इस युद्ध और अमेरिका को इस युद्ध से मुनाफा भी हुआ, क्योंकि जितना उसने खर्च किया था उससे ज्यादा तो उसको जर्मनी, सऊदी अरब और जो भी कंट्री चाहती थी कि अमेरिका जीते, उनसे उसको मुनाफा हो गया। तो इसलिए अमेरिका को बहुत प्रॉफिट हुआ इस युद्ध में। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री बन गई। फिर इसके बाद आया क्लिंटन का दौर। अब प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश हार गए चुनाव, और बिल क्लिंटन ये चुनाव जीत गए, और एक बार नहीं वो दूसरी बार भी लगातार चुनाव जीते। इसका कारण था उन्होंने अपनी प्रणाली घरेलू मतलब इंटीरियर मैटर्स तक, मतलब इंटरनल मैटर्स तक सीमित कर दी थी। बाहर के वो मैटर्स में दखल नहीं देते थे। तो अमेरिका
जनता ने अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित किया, इस वजह से जनता ने उनको पसंद किया। लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, इन तीनों मुद्दों पर, ये नरम मुद्दे हैं, इन पर ज्यादा ध्यान दिया, ना कि बाहर की विदेश प्रणाली पर। अमेरिकी नेतृत्व में 1991 में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्र पर बमबारी की। इसका मेन रीजन ये था कि यूगोस्लाविया में एक प्रांत था जहां पर अल्बानियों की बहुत ज्यादा संख्या थी, तो वो आंदोलन कर रहे थे, तो यूगोस्लाविया ने उनके ऊपर सैन्य प्रहार किए। तो अमेरिका ने उन लोगों की मदद करने के लिए 1991 में नाटो के देशों ने उन पर, यूगोस्लाविया पर बमबारी की। ये चूंकि हम कह चुके हैं कि बिल क्लिंटन ने कुछ ज्यादा आक्रमणकारी चीजें नहीं करी, बट ये कुछ युद्ध थे जिन पर बिल क्लिंटन ने कुछ कार्य किए। नैरोबी और दार इस्लाम, नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है, दार इस्लाम और में अमेरिकी दूतावास थे, उन पर बमबारी की थी अलकायदा ने। उसके जवाब में 1998 में भी बहुत जगह कार्रवाई की। अब इस जवाब में अलकायदा को उत्तर देने के लिए, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन था, उसने भूटान, अफगानिस्तान और बहुत सारी जगह अलकायदा पर ये ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इस ऑपरेशन में वो अलकायदा को पूरी तरह खत्म करना चाहता था अमेरिका। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई क्योंकि इसमें उसने संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ था उससे कुछ मतलब आप कह सकते हैं परमिशन नहीं मांगी, इसने अपने हिसाब से कर दिया सब। और कुछ जगह जहां पर अलगाववादी या कह सकते हैं आतंकवादी वहां पर उपस्थित नहीं थे, यहाँ पर जनरल पीपल्स उपस्थित थे, सिटीजन्स उपस्थित थे, वहां पर भी इन्होंने बमबारी की, इससे कुछ बेकसूर लोग भी मारे गए। तो इसलिए इसमें अमेरिका की आलोचना भी की गई। अब हमने यहाँ तक देखा क्लिंटन का दौर, तो इसके बाद मैं बताऊंगा 26/11 तो अब हम देखते हैं 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। तो बिल क्लिंटन का दौर देखा, इसके बाद अब देखते हैं कि 11 सितंबर 2001 को विभिन्न देशों के अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा किया। 4 अमेरिकी विमान थे जो अरब के जो देश थे उनके 17 अपहरणकर्ताओं ने विभिन्न देशों के मीन्स विभिन्न अरब देशों के 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा किया, हाईजैक कर लिया उनको। फिर 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर पे जाके टकरा दिया उनको, और एक को वर्जीनिया में स्थित पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है वहां उससे टकरा दिया। और एक विमान जिसकी अमेरिकी संसद पर गिराने की वो थी उनकी चेष्टा, लेकिन वो गलती से एक पास में ही पेनिसिल्वेनिया के खेतों में जाके गिर गया। तो एक विमान उनका गलत जगह जाके गिर गया, लेकिन इन 3 विमानों से इतना अमेरिका को धक्का लगा क्योंकि 1776 में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उसके बाद ये पहली ऐसी घटना थी, इससे ज्यादा भयावह घटना वहां पर पहले कभी नहीं हुई थी। इससे लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। और इसकी तुलना 1814 की, इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की गई। 1841 में क्या हुआ था, ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जर्मनी ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। इन दोनों घटनाओं से इसकी तुलना की गई अमेरिकी द्वारा। और अमेरिकी, अब इसके बाद क्या था कि इसके बाद कुछ कड़े कदम उठाने थे। अब जैसा कि आपने देखा बिल क्लिंटन 2 बार ही राष्ट्रपति बन पाए थे, लेकिन तीसरी बार फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने क्या, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध शुरू किया और उन्होंने एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, इस नाम से आंदोलन चलाया, इस नाम से अभियान चलाया। और इस अभियान में उन्होंने मुख्य निशाना किसको बनाया, अलकायदा और तालिबान जो कि अफगानिस्तान में मेन रूप से सक्रिय थी। तो इन दोनों को उन्होंने अपना निशाना बनाया। अब इसकी अमेरिका ने जो जांच की थी इसमें बहुत हाईटेक उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने बहुत जल्दी रिएक्ट किया इस चीज पर क्योंकि ये बहुत भयावह घटना थी। तो इसमें उन्होंने एक क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना था जिसका नाम था ग्वांतानामो। वहां पर इसने बंदियों को बंदी बना के रखा, मतलब जगह जगह से इन्होंने लोगों को बंदी बनाया सख्त के दायरे के अंदर, और उनकी सरकार को बिना बताए इन्होंने इनको यहाँ छुपा कर रखा और इनसे पूछताछ करी जो भी करी। और इन लोगों पर कोई भी कानून लागू नहीं हुआ क्योंकि इनको ना तो यूनाइटेड नेशन के सदस्यों से मिलने दिया, ना किसी सरकार से मिलने दिया। तो इन लोगों को उन्होंने बंदी बनाकर रखा। ये अमेरिका का कदम था 9/11 हमले के बाद। अब आपको एक चीज ये भी बता दूं कि 9/11 का मतलब है 11 सितंबर।
अक्सर भारत में 11/9 लिखा जाता है, अगर लिखा जाता है तो, क्योंकि अमेरिका में महीना पहले आता है दिनांक बाद में, ये उनका ऑफिशियल वे है। और भारत में हम दिनांक पहले लिखते हैं, हम महीना बाद में लिखते हैं। तो ये थी 9/11 की हम जो भी घटना थी, और उसके बाद यहां से आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध शुरू हो गया। आप इन पॉइंट्स को अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब आपको, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी का चैप्टर सिर्फ रीड करेंगे ना, इससे ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इन पॉइंट्स में पूरी बात नहीं लिख पाता क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो बहुत लंबी बनेगी, तो इसलिए आप बस इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी की बुक एक बार रीड कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर है उस करस्पॉन्डिंग उस वीडियो के जो भी चैप्टर है उसको रीड करना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा, एनसीईआरटी की पूरी बुक मिल जाएगी और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो उनको जरूर देखें। और पिछली वीडियोस में भी मैंने ऐसा किया है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।